अब हम बात करते हैं कृषि के प्रकारों की, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, खेती के कितने प्रकार हैं, लेकिन उन प्रकारों में वर्गीकृत करने का आधार क्या है, जो क्लासिफिकेशन किया है वो किस बेस पे किया गया है। तो सबसे पहले हम जो कृषि के प्रकारों को पढ़ेंगे तो आधार क्या है, एक तो भौगोलिक दशा कि वहां की भौगोलिक दशाएं क्या है, भूगोल कैसा है वहां का, जमीन कैसी है, जलवायु कैसी है, इस तरह से है ना। एक तो भौगोलिक दशा, उसके बाद में जो उत्पादन हो रहा है उसकी डिमांड कैसी है, तो उत्पाद की मांग, जो प्रोडक्ट है वहां का, उत्पाद की मांग कैसी है उसके हिसाब से प्रोडक्शन होगा। जो भी फसल आप पैदा कर रहे हैं उसकी डिमांड कैसी है, भौगोलिक दशा, उत्पाद की मांग, वहां पर जो लेबर लग रही, जो श्रम शक्ति है वो ज्यादा है या कम है, तो श्रम, जिसको आप मजदूर भी कह सकते हैं लेकिन हमारा श्रम नाम से इस्तेमाल, जो लेबर लग रही है वो। उसके बाद में जो प्रौद्योगिकी स्तर है वो कैसा है, प्रौद्योगिकी मतलब उसमें टेक्निकली जो है कितना स्ट्रांग है वो लेवल, ये सारी चीजें, उसमें कौन सी टेक्निक यूज की जा रही है, वहां पे जो क्रॉप्स आप ले रहे हैं उसका वाइड है या जो शॉर्ट प्रोडक्शन है वो, ये सब सारी चीजें, तो चार चीजें हो गई। उसके आधार पे हम वर्गीकरण कर रहे हैं खेती का, खेती के प्रकार। देखिए, भौगोलिक दशा, उत्पाद की मांग, श्रम मतलब लेबर, मजदूर कितने लग रहे हैं, प्रौद्योगिकी स्तर, इन चारों आधारों पर अगर हम कृषि के प्रकार देखें तो दो प्रकार हैं। सबसे पहला है निर्वाह खेती, और निर्वाह खेती के बाद में जो दूसरा है वो है वाणिज्यिक खेती। वाणिज्यिक खेती बहुत सरल है, स्पष्ट है, आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं निर्वाह खेती। निर्वाह खेती, देखिए निर्वाह का मतलब क्या होता है, निर्वाह का मतलब होता है अपना जीवन बसर करना, गुजारा कर लेना, इतना आपको उत्पादन करना है कि आपका परिवार आराम से काम चला सके, आपके परिवार के खाने लायक अनाज हो सके, उसको बाजार में बेचने की नहीं सोचे, निर्वाह करना, अपने जीवन का निर्वाह करना। तो निर्वाह खेती की विषय प्रश्न सीधा सीधा आता है, निर्वाह खेती से आप क्या समझते हैं, इसकी कोई चार विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले तो निर्वाह खेती जो है वो किसके लिए, कि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु, परिवार की जो नीड्स है, परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो जाती है ना। इसमें इतना ही प्रोडक्शन होता है कि आपके परिवार के लिए काफी है, बाकी बेचने की मत सोचिए आप। तो आपके परिवार की खाने लायक अनाज जिस खेती में हो सकता है वो निर्वाह खेती है। उसके बाद में आगे चलते हैं हम कि इसके अंदर जो खेती की जाती है वो पारंपरिक तरीके से खेती की जाती है, जो पुराने समय से हल बैल वगैरह है उससे। तो पारंपरिक तरीके से खेती की जाती है। ये दूसरे इसकी विशेषता, पहली है निर्वाह खेती में परिवार की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। फिर दूसरा है जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, जिसके अंदर हल बैल वगैरह थे पुराने, नई तकनीक का इस्तेमाल नहीं है, वो होता है। तकनीक है भी तो बहुत लो लेवल की है, निम्न स्तरीय तकनीक का प्रयोग, निम्न स्तरीय तकनीक, ज्यादा से ज्यादा आप ट्रैक्टर वगैरह यूज कर लेंगे, उसके अलावा और ज्यादा कुछ नहीं। तो निम्न स्तरीय तकनीक का प्रयोग किसमें, निर्वाह खेती में किया जाता है, क्योंकि ये बहुत कम क्षेत्र में की जाती है। और देखिए चौथा जो है इसका, तीन में चौथा यहां लिख रहा हूं, चौथी विशेषता क्या है निर्वाह खेती की, एक तो इसके अंदर पैसा कम लगाना है, मतलब कम पूंजी, तो कम पूंजी हो गया। फिर बड़ा भूखंड नहीं तो छोटा भूखंड, यहां पे मैं कॉमा करके लिख रहा हूं, देख लो, छोटा भूखंड। फिर कम श्रम, कम श्रम से मतलब या तो परिवार के लोग काम करेंगे या एक दो मजदूर आप बाहर से ले आओगे, इसके अलावा नहीं, पहले तो बाहर से लाते ही नहीं, परिवार के लोग ही काम कर लेते हैं। तो कम पूंजी, छोटा भूखंड और कम श्रम लगता है, कम श्रम लगता है। तो ये है निर्वाह खेती की विशेषता। बहुत सिंपल है, देखिए कैसे। एक तो इससे परिवार की आवश्यकताएं पूरी होगी,
पारंपरिक तरीके से खेती की जाती है, हल बैल से। तकनीक का इतना अच्छा इस्तेमाल नहीं होता है। फिर कम पूंजी लगती है, कम जमीन पे होती है और कम श्रम लगता है, सब कम ही कम है। ये है निर्वाह खेती की विशेषताएं। सिंपल सा है, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम पढ़ रहे हैं कृषि के प्रकार और पहली हमने देखी है निर्वाह खेती। अब बेटा निर्वाह खेती के भी यहां पर दो प्रकार बताए गए हैं, एक है गहन निर्वाह और एक है आदिम निर्वाह। अब देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं गहन निर्वाह। गहन निर्वाह खेती में भी दो प्रकार है। सबसे पहला है आपका गहन निर्वाह। अब आप कहोगे सर ये निर्वाह से गहन निर्वाह क्या है, तो निर्वाह खेती को आपको थोड़ा सा विस्तार देना है। यहाँ पर निर्वाह खेती से थोड़ा सा अच्छा, कैसे, थोड़ा गहन है ये। निर्वाह तो है लेकिन थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। तो गहन निर्वाह में क्या है, छोटा भूखंड लेकिन साधारण औजार और अधिक श्रम। ध्यान रखना, गहन निर्वाह खेती में क्या होगा, छोटे भूखंड, छोटा भूखंड, साधारण औजार तथा अधिक श्रम। यहां पर ज्यादा लोग काम कर सकते हैं लेकिन फिर भी ज्यादा विस्तार नहीं है खेती का। भूखंड छोटा ही है, औजार भी साधारण है, अधिक श्रम से खेती की जा सकती है। वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है इस गहन निर्वाह में। वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाना, ये इसकी विशेषता है गहन निर्वाह की। निर्वाह का ही विस्तार है, थोड़ा सा आपको विस्तार देना है निर्वाह खेती का, तो गहन निर्वाह समझ जाएंगे आप। कौन कौन सी फसलें, जैसे कि चावल है, ज्यादातर हमारे खाने के लिए से चावल, धान, गेहूं, मक्का, तिलहन है जिससे तेल वगैरह निकलता है, दलहन, दालें हैं, ऐसी फसलें। तो देखिए क्या क्या है, चावल, गेहूं, मक्का, तिलहन, तिलहन मतलब जिससे तेल निकलता है, वे बीज जिससे तेल प्राप्त होता है, दलहन मतलब सभी प्रकार की दालें, दलहन जैसी फसलें, ये गहन निर्वाह खेती है। हम में से ज्यादातर लोग ये करते हैं गहन निर्वाह। निर्वाह तो होता ही है लेकिन थोड़ा सा उसका विस्तार है, थोड़ा कुछ बच जाए तो मान लीजिए 1 बोरी, 2 बोरी, 10 किलो, 15 किलो हम बाजार में बेच भी देते हैं या आने वाले समय के लिए बचा कर रख देते हैं। ये है, तो ये है आपके देखिए निर्वाह खेती का पहला, इसके अंदर हो गया। निर्वाह के अंदर पहला है गहन निर्वाह। गहन निर्वाह में भूखंड छोटा है, वही साधारण औजार है और अधिक श्रम है, लेकिन साल में एक से अधिक फसलें ली जाती है। कौन कौन सी फसलें मुख्य हैं, चावल है, गेहूं है, मक्का, तिलहन और दलहन जैसी फसलें। तो लगभग ये एक ही है। प्रश्न आएगा तो निर्वाह का आएगा या गहन निर्वाह का आएगा, दोनों का साथ में कभी नहीं आएगा, इसलिए आपके एक परिभाषा दोनों में काम आ जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। निर्वाह खेती का जो दूसरा प्रकार है, मैंने 2 प्रकार बताया ना निर्वाह खेती के, 2, एक तो गहन निर्वाह और दूसरा है आदिम निर्वाह। हम आदिम निर्वाह को पढ़ेंगे लेकिन उसके पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम गहन खेती के दूसरे प्रकार आदिम निर्वाह के बारे में बात करेंगे, लेकिन आदिम निर्वाह भी 2 प्रकार में है, स्थानांतरित और चलवासी। आदिम का मतलब जो पुराने समय से चली आ रही है, आदिवासी से ले सकते हैं हम, जो मूल निवासी थे वो इस तरह की खेती करते थे। उसके बाद में है चलवासी। स्थानांतरित खेती के बारे में आप हिस्ट्री के उस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आदिवासी दिकू वाले चैप्टर में, तो आपको ज्यादा यहाँ समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आदिम निर्वाह जो मूल निवासी थे, आदिवासी थे, वो लोग जो करते थे। अब देखिए स्थानांतरित खेती, इसके अंदर सबसे पहले हम लेते हैं स्थानांतरित खेती। इसके बारे में आप काफी पढ़ चुके हैं, तो इसमें आपको ज्यादा समस्या आएगी नहीं। और वैसे भी ये चैप्टर बहुत आसान है, अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज है जो डिफिकल्ट लग रही है, क्योंकि सारी चीजें हमारे से जुड़ी हुई है। सॉरी, आगे चलते हैं। स्थानांतरित खेती की कहां जाती है, एक तो आपके जो भारी वर्षा वाले क्षेत्र है, भारी वर्षा और वनस्पति जहां पे बार बार उग जाती है, तीव्र पुनर्जनन होता है उनका, है ना। तो देखिए स्थानांतरित खेती कहां होती है, एक तो भारी वर्षा वाले क्षेत्र, भारी वर्षा तथा वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र, भारी वर्षा तथा
वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र, पुनर्जनन मतलब जहां पे वनस्पति बार बार उग जाती है, इसका मतलब या तो वहां पे वर्षा ज्यादा होगी और पानी भी ज्यादा होगा तो वर्षा के साथ में धूप भी ज्यादा होगी, तो उष्ण कटिबंधीय वाले जो क्षेत्र है आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आपको यह समझना है कि स्थानांतरित खेती कहां पे की जाती है, जहां पर ज्यादा वर्षा होगी और वनस्पति बार बार उगेगी, तीव्र पुनर्जनन उन क्षेत्रों में। अब होता क्या है, सबसे पहले यहां पर वृक्षों को काटकर जलाया जाता है और भूखंड को साफ किया जाता है। ये देखिए, सबसे पहले वृक्षों को काटकर तथा उसके बाद में क्या होता है, जलाकर भूखंड अर्थात जमीन के टुकड़े को साफ किया जाता है। यह आप चीज पहले पढ़ चुके हैं, भूखंड को साफ किया जाता है। हम बात कर रहे हैं स्थानांतरित खेती की, जिसको आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। अब यहां पर देखिए, आपने वृक्षों को काटा है, वनस्पति को काटा है और फिर जलाया है और भूखंड को साफ किया है। तो काटने और जलाने की जो गतिविधि है उसको हम कहेंगे कर्तन और दहन, इसीलिए इसको कर्तन व दहन खेती भी कहते हैं। कर्तन मतलब काटना, दहन मतलब जलाना, स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर जो भी आप करें, स्लैश एंड बर्न कर्तन और दहन। वृक्षों को काटकर जला दिया आपने, भूखंड को साफ किया, जो राख बनी उस राख को मिट्टी में मिलाया, जो कि खाद का काम करती है। तो राख को मिट्टी या मृदा में मिलाया जाता है, जो कि खाद का काम करती है। बीजों को आपको पता है बिखेरा जाता है, बोया नहीं जाता है, जिसको बिखेर कहते हैं। वो मैंने पहले आपको हिस्ट्री जब पढ़ाई थी 5वां चैप्टर, उस समय बता दिया था। तो जो राख है उसको आप क्या करेंगे, राख को मिट्टी में मिलाएंगे और ये राख जो है वो खाद का काम करेगी। अब इसमें कौन कौन सी फसलें इसके अंदर मुख्य रूप से ली जाती है, तो जो कंद वाली फसलें, उसके अलावा मक्का है, मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी जो फसलें हैं। तो देखिए, मक्का मोटा अनाज है, रतालू, आलू, कसावा आदि फसलें ये उगाई जाती है। कसावा जैसी फसलें इस प्रकार की खेती में मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। स्थानांतरित खेती की बात कर रहे हैं, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। फसलों के नाम भी हैं। फसल जब प्राप्त होगी तो उसके बाद में उस जमीन को कुछ समय के लिए परती छोड़ दिया जाता है, मतलब वहां पर खेती नहीं होती है, ताकि जमीन फिर से अपनी उर्वरक क्षमता जो वो वापिस फर्टाइल बन जाए, उपजाऊ बन जाए। तो यहां पर देखिए, फसल प्राप्ति के बाद, फसल प्राप्त जब आप कर लेते हैं, फसल प्राप्ति के बाद जमीन को कुछ समय के लिए परती छोड़ दिया जाता है। परती का मतलब है कुछ समय उस पर कुछ नहीं बोना है, परती छोड़ दिया जाता है, परती छोड़ दिया जाता है। ओके, ये है स्लेश एंड बर्न। फसल ले लिया आपने, अब इसको आप थोड़े समय के लिए इसको छोड़ दो, परती छोड़ दो। अब कौन कौन से वे क्षेत्र है जहां पर ये फसल प्राप्त होती या फसल स्थानांतरित खेती की जाती। तो आपको जैसे जो जंगल वाले क्षेत्र है, जहां पे फॉरेस्ट ज्यादा है, वहां पर तो होगी, लेकिन जो जैसे हम कुछ प्रॉपर नाम ले ले, जैसे कि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्र है ना, अमेजन बेसिन 7th क्लास में आपने पढ़ रखा है, बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया है। अमेजन बेसिन के वे क्षेत्र जहां पे बहुत सारे जंगल है, जंगल वाले क्षेत्र। फिर उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका वाला क्षेत्र, दक्षिण पूर्व एशिया, और भारत में अगर मैं कहूं तो उत्तर पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट। ये कुछ आपको क्षेत्र याद रखने हैं, उत्तर पूर्वी भारत। जब मैंने आपको इस समय ये स्थानांतरित खेती पढ़ाई थी उस समय, तब मैंने आपको इसके कुछ विशेष नाम बताए थे ना। जैसे इस स्थानांतरित खेती को ब्राजील के अंदर क्या कहा जाता है,
तो याद आया आपको, ब्राजील में इसको रोका कहते हैं, मलेशिया में क्या कहते हैं इसको, मलेशिया में लदान कहते हैं, मैक्सिको में क्या कहते हैं इसको, मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं, और उत्तर पूर्वी भारत में इसको क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में इसको कहते हैं झूम खेती। तो इसके बहुत सारे नाम देखिए, ये चारों नाम आपको अभी याद करने, उस समय तो मैंने कहा था कि आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, लेकिन अभी कंपलसरी आपको याद करने। झूम खेती किस कहां पे कहते हैं इसको, उत्तर पूर्वी भारत में। किसको, स्थानांतरित खेती को। ब्राजील में इसको क्या कहते हैं, रोका, मलेशिया में लदान, मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं। इसके अलावा इस स्थानांतरित खेती को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं इसको। इसके अलावा आप देखिए कर्तन और दहन, स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं, स्थानांतरित खेती, झूम खेती, रोका, लदान, मिल्पा, बहुत सारे नाम है इसके। तो ये सारी चीजें हैं स्थानांतरित खेती के बारे में आपको पता रखनी है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और जिक्र करते हैं आदिम निर्वाह का एक प्रकार, चलवासी पशुचारण, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 2 बातें हैं, लेकिन मैं बताऊंगा आपको, इसको नोट कीजिए, इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं निर्वाह खेती के एक और प्रकार, चलवासी पशुचारण की। चलवासी पशुचारण में क्या होता है कि जो पशुओं को चराने वाले हैं वो अपना स्थान आगे से आगे बदलते रहते हैं, क्योंकि जलवायु विशेष में वहां पर उनको पानी और चारे की उपलब्धता नहीं होती है। आप अपने आसपास में देख सकते हैं, अगर पश्चिम राजस्थान की मैं बात करूं तो रायका समुदाय अपने मवेशियों को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। अगर कुल्लू का गद्दी समुदाय देखें या कश्मीर का बकरवाल समुदाय, जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसके अंदर होता क्या है, जो पशु चारक है वो अपने पशुओं के साथ चारे और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप बहुत सरल शब्दों में कि पशु चारक या पशुपालक, पशु चारक ही लिखिए क्योंकि चराते रहते हैं वो। पशु चारक अपने समुदाय या पशुओं के साथ में ना, पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे व पानी के लिए, पशुओं के लिए चारे के लिए, चारे और पानी की तलाश में या पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। यह आपने पहले भी पढ़ रखा है हिस्ट्री में, और यहां पर आपका इस तरह से इस चैप्टर का इस टॉपिक का रिवीजन हो रहा है। एक तरह से चलवासी पशुचारण में पशुपालक समुदाय अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, लेकिन उनकी निश्चित जगह होती है कि राजस्थान को छोड़ के मालवा मध्य प्रदेश जाएंगे, मध्य प्रदेश से वापस राजस्थान आएंगे। वो भटकना नहीं पड़ता, उनको फिक्स पता होता है कि हमें वहां पे जाना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जलवायुगत परिस्थितियां हैं वो उनके अनुकूल नहीं होती है। मान लो गर्मी है तो गर्मियों में वहां पर उनको पानी नहीं मिलता है, तो इसलिए वो ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पे पानी होगा। तो जलवायुगत परिस्थितियां जो है वो उनको ऐसा करने के लिए बाध्य करती हैं। अब वो क्या करते हैं, अपने जो भी उनके साथ पशु है, चाहे वो गाय भैंस जिसको आप मवेशी कहते हैं, भेड़ है, ऊंट है, बकरी है, उनके साथ में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, खास करके ऊंट और बकरी वगैरह ये ज्यादातर ले जाते हैं। कहीं कहीं याक भी है पहाड़ों के अंदर, बकरियां भी है। इस तरह से ये इनके साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दूध, मांस, ऊन, खाल, चमड़ा ये सारी चीजें देते हैं। तो चलवासी पशुचारण में इतना ही है। अब कुछ ऐसी जगह चिन्हित करते हैं जहां पर ये है। तो देखिए, एक तो सहारा अफ्रीका के अंदर, सहारा के शुष्क और अर्ध शुष्क, सूखे और अर्ध शुष्क स्थान, यहां पर ये गतिविधियां ज्यादा होती है। लोग पानी की तलाश में, चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। मध्य एशिया, फिर अगर भारत के अंदर देखें तो राजस्थान, कश्मीर, हिमाचल, इस तरह से है ना। तो ये छोटा सा टॉपिक है, कौन सा, चलवासी पशुचारण क्या है।
तो आपको इसमें पता रखना है चलवासी पशुचारण में ये इसकी थीम है कि पशुचारक अपने पशुओं के साथ में चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। कुछ जगह बताई है, सारा के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र है, साथ ही मध्य एशिया, राजस्थान और कश्मीर। ऐसा किस लिए क्यों होता है उनके साथ में? क्योंकि जलवायु उनके अनुकूल नहीं होती है, तो इसलिए उसको चेंज करने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने मवेशियों को, गाय भैंसों भेड़ बकरियों को लेकर के जाते हैं। इसके बाद में हम अगला जो टॉपिक लेते हैं वो है वाणिज्यिक खेती। देखिए इसके नाम से स्पष्ट है, वाणिज्यिक मतलब व्यापार करना। ऐसी खेती या कृषि का वो प्रकार जिसके अंदर व्यापार को प्राथमिकता दी जाती है, जीवन निर्वाह के लिए नहीं। निर्वाह खेती हो गया, आपको जीवन का निर्वाह करना है, दैट्स ऑल। अब आपको बिजनेस करना है, थोड़ा आगे सोचना है। तो इसके अंदर आप लिखेंगे कि फसल का उत्पादन और पशुपालन जब व्यापारिक उद्देश्य से किया जाता है, फसल का उत्पादन, फसल या फसलों लिख सकते हैं आप, फसलों का उत्पादन तथा पशुपालन करने का उद्देश्य क्या हो? व्यापारिक हो। फसलों का उत्पादन तथा पशुपालन जब व्यापारिक उद्देश्य से किया जाता है, व्यापारिक उद्देश्य से किया जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। पहले जीवन के निर्वाह के लिए था, लेकिन अब बिजनेस के लिए। अब इसकी विशेषता क्या है? देखिए बहुत छोटे छोटे शब्दों में, बड़े भूखंडों पर की जाने वाली खेती, बड़े भूखंड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको इसको समझना है। वो छोटे भूखंड में था, ये बड़े भूखंड, मतलब यहां पर खेतों का आकार ज्यादा बड़ा होगा, कृषि का जो भूमि है उसका साइज है वो बड़ा होगा। इसके बाद में अधिक पूंजी निवेश, ज्यादा पैसा आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको व्यापार करना है, तो अधिक पूंजी निवेश। उसके बाद में उच्च तकनीक, जो टेक्नोलॉजी है वो आपको अच्छी इस्तेमाल करनी है, तभी तो ज्यादा आपके प्रोडक्शन होगा। उच्च तकनीक का इस्तेमाल, उच्च तकनीक, अधिक श्रम, मजदूर आपको ज्यादा लगाने पड़ेंगे, तो यहां पर हो गया अधिक श्रम। तकनीक अच्छी है, ज्यादा पैसा है, अधिक श्रम है, ये सारा आपको चीजें ध्यान में रखना है। ज्यादा मशीनरी का भी आपको यहाँ पे प्रयोग करना है। पांचवा मैं यहां लिख देता हूं, मशीनरी जो है, ट्रैक्टर है, कंप्रेसर है, ये मशीनरी आपको ज्यादा यूज करनी पड़ेगी यहाँ पर, किसमें? वाणिज्यिक खेती में। देखिए वाणिज्यिक खेती में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि क्या है वाणिज्यिक खेती की। जो फसलों का उत्पादन और पशुपालन अगर साथ में करते हैं, उसका उद्देश्य बिजनेस करना हो, आपके व्यापार करना हो। जब ये उद्देश्य लेकर के चलेंगे तो आपको बड़े भूखंड चाहिए, अधिक पैसा लगाना पड़ेगा, उच्च तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ज्यादा मजदूर लगाने पड़ेंगे, और जो मशीनरी है वो अधिक चाहिए आपके पास में। ये सारी चीजें, ये उद्देश्य, ये इसका परिभाषा और क्या कहते हैं, इसकी विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे, फिर मैं वाणिज्यिक खेती के जो प्रकार है आगे, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। पहले इसको नोट कर लीजिए।